to different countries and meet people from different cultures. So please help me welcome my good friend JP Singh. Over to you, JP. थैंक यू सर। और ये शानदार प्रोग्राम, इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है, इतनी शानदार मीटिंग्स चल रही हैं, और रियली अभी मनोज जी को हमने सुना और सुन के लग रहा था कि अभी वो बोलते ही जाएं और हम लोग सुनते ही जाएं, इतनी अच्छे तरह से वो बात कर रहे थे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि हम लोगों के पास में अभी गुड न्यूज है बहुत सारी, और ये गुड न्यूज क्या है कि एक सेकंड बस। तो ये गुड न्यूज हम लोगों के बीच में है कि अभी हम लोग पैंडेमिक से होके गुजरे हैं, लेकिन भारत बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है इस क्राइसिस से। और अगले साल, इस साल जो आने वाला साल है, इस साल की जीडीपी जो मूडीज ने जो सर्वे किया है उसका फोरकास्ट है, वो कहता है कि 13.5% से ज्यादा तेजी से ये ग्रो करेगा, बढ़ेगा इस साल की जीडीपी। और ये जो G20 कंट्रीज है, इस सब में सबसे हाईएस्ट जीडीपी होगी इंडिया की। और इंडिया में अभी जो लास्ट ईयर बीता है ना, लास्ट ईयर में हर 10 दिन में एक नया बिलियनर बना है। और अगर इन सारे बिलियनर्स को उठा के देखें तो बहुत सारे बिलियनर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर पिछले साल में या पिछले कुछ सालों में रिटेल सेक्टर में बहुत तेजी से आए। और इंडिया के जो मेजर नाम हैं, अब चाहे वो मुकेश अंबानी हो या अडानी हो, रतन टाटा हो, किशोर बियानी हो, या बिरला हो या गोयनका हो, ये सारे मेजर लोग आप देखेंगे, ये सारे मेजर लोग कहीं न कहीं रिटेल सेक्टर में पूरी तरह से कूदे हुए हैं। अब ये रिटेल सेक्टर की ग्रोथ इंडिया में 2025 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक ईयरली जा सकती है। ये संभावना है इंडिया के अंदर। ये ग्रोथ क्यों होगी? ये ग्रोथ सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि अब पास्ट को अगर हम देखते हैं 2010 से 2020 के बीच में जो इंडिया की हाउस होल्ड इनकम है ना, वो 3 गुना बढ़ी है। 2025 तक 35 करोड़ ऑनलाइन बायर्स आ जाएंगे। 2013 तक इंडिया में जो रूरल कंजम्पशन था वो 4.5 गुना, और अर्बन कंजम्पशन जो था प्रोडक्ट्स का वो 3.5 गुना बढ़ा। तो इतनी तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं इंडिया एक यंग कंट्री है, सबसे ज्यादा यंग इंडिया में आज हैं, लेकिन अभी ये और तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2025 तक इंडिया की एवरेज एज 29 ईयर्स हो जाएगी। अब आप देखिए कि ये सारी चीजें क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कौन सा डिफरेंस ऐसा आ रहा है। तो अभी आपने अभी तक आपने फिजिकल और डिजिटल वर्ड सुने, अभी एक नया वर्ड फिजिकल प्लस डिजिटल, एक नया वर्ड हम लोगों के सामने आ रहा है। और हम लोग जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें फिजिकल पार्ट को हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं वो पूरे फिजिकल पार्ट को देखता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देता है हमें। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीजें हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और क्या क्या चीजें अभी किसी भी रिटेल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो टूल होना चाहिए, जैसे डेटा एनालिसिस, और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल कॉमर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को अगर देखें तो हमारे पास में ये किसी भी रिटेल बिजनेस का बैकबोन होता है, जो हमारा बिजनेस पार्टनर ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब अगर हम कस्टमर को देखें, कस्टमर्स को क्या चाहिए? कस्टमर को चाहिए एक डेडिकेटेड सर्विस, एक अच्छा एक्सपीरियंस। तो अभी आज के डेट में देखें तो जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को रियली चाहिए क्या? रिटेल बिजनेस में अगर बड़ा रिटेल बिजनेस आपको खड़ा करना है तो कंज्यूमर के साथ में आप फेमिलियरिटी, रिलेशनशिप, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे आपके गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं उसमें जो चाचा जी या जो भैया हैं, उनकी दुकान है, उनकी दुकान पर जितने लोगों के, हम बहुत सारी दुकानें छोड़ते हुए चले आते हैं उन गली मोहल्ले की दुकानों पे अपने चाचा जी, मतलब जिनको सो कॉल्ड चाचा जी कहते हैं या भैया जी हैं, उनकी दुकान पर जाते हैं और अपने सामान लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप, उनका बॉन्ड अगर बहुत बढ़िया है आपके साथ में तो हम यही करते हैं। दूसरा, अगर वो रिलेशनशिप बॉन्ड के अलावा आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं, आपकी नीड के हिसाब से, आपकी जरूरत को समझते हुए देते हैं। और आज के डेट में अगर कंज्यूमर को एक चीज और चाहिए, कंज्यूमर के पास टाइम की कमी है तो उनको कन्वीनियंस चाहिए, उसको डोर स्टेप पे डिलीवरी चाहिए।
तो ये 3 चीजें अगर हम प्रोवाइड करते हैं, एक तो रिलेशनशिप और बॉन्ड मजबूत है हमारे कस्टमर्स के साथ में, दूसरा हम पर्सनलाइज प्रोडक्ट सर्विसेज उनकी नीड के आधार पर उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनके डोर स्टेप पर उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी रिटेल बिजनेस में हम बना सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। अब इस रिटेल बिजनेस के अगर एवोल्यूशन की अगर हम लोग बातचीत करें, तो अगर हम ब्रिटिशर्स टाइम की बात करें, तो ब्रिटिशर्स रूल ने हमें सिर्फ रॉ मटेरियल के सप्लायर ही बना के रख दिया। लेकिन उसी टाइम में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो धीरे 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 कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इंडिया में 1900 के दशक में लगनी, 19वीं सदी में लगनी शुरू हो गई थी। जैसे 1910 में बिरला की जूट फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई थी। 1912 में टाटा की जमशेदपुर टाटा ने अपनी फैक्ट्री डाल दी थी। इस तरह से 19वीं सदी के अराउंड धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग एरा शुरू हो गया था, और वो बड़े लंबे समय तक चला। अब उस समय जो डिमांड थी ना, वो बड़ी हाई थी, और सप्लाई जो थी वो लो थी। क्यों? क्योंकि एक कारण था कि उस समय कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना बड़ा कठिन काम हुआ करता था। मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, ऑप्शंस नहीं थे, तो बहुत कम मैन्युफैक्चरर थे जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स आई, नए नए मॉडर्न टेक्निक्स आए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना थोड़ा आसान हुआ मॉडर्न टेक्निक्स के कारण। तो क्या हुआ, ढेर सारे मैन्युफैक्चरर, सभी लोग ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसे। तो अब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर धीरे धीरे प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो गई, प्राइस लो हो गया। लेकिन अब दूसरी दूसरी चीज आई कि कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो अब जिन लोगों ने कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी लिया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग था वो ज्यादा था, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाना वो एक कठिन काम था। तो जितने लोगों ने जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने, बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस से प्रोडक्ट को उठा करके दूसरे बिजनेस तक सप्लाई करा दिया, यानी रिटेलर्स तक पहुंचा दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स खूब ढेर सारा पैसा बनाए, वहां पर प्रॉफिट शिफ्ट हो गया। तो एक एरा था मैन्युफैक्चरिंग का, तो दूसरा एरा 60s तक मैन्युफैक्चरिंग का एरा था। तो अगर हम 90s की बात करें, तो 80s 90s में डिस्ट्रीब्यूशन का एरा आ गया। जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में शामिल हुए, उन लोगों ने पैसा बनाया। अब जो तीसरा एरा आया, वो बिजनेस टू बिजनेस में नहीं था, B2B मॉडल नहीं था, वो B2C मॉडल है। B2C मॉडल और बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट बिजनेस से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना। अब बिजनेस टू कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में एक तरह से किंग बन गया कस्टमर, यानी वहां तक डायरेक्टली जितने लोग प्रोडक्ट पहुंचा पाए वो लोग सक्सेसफुल हुए। और आज देखिए, जितने भी ये बिग नेम्स हमने आपको दिखाया, वो सारे बिग नेम्स, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो वेस्ट साइड हो, रिलायंस फ्रेश हो, या रिलायंस डिजिटल हो, या सुपर स्टॉप हो, मतलब इस तरह के। और इसके अलावा ऑनलाइन भी जो तरीके था, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को हम चाहे कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, और चाहे ऑफलाइन ही हम मतलब फिजिकल स्टोर के थ्रू कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहे हो, जितने भी बड़े नाम हैं आप देखेंगे, वो सारे बड़े नाम कहीं ना कहीं से ये इसी रिटेल बिजनेस में शामिल हो चुके हैं। अब इस रिटेल बिजनेस में इंटेलेक्चुअल रिटेल हमारे लिए, हमारे सक्सेस का एक टूल हो सकता है। इसमें ग्रोथ और पोटेंशियल इसमें कितना बड़ा है इंटेलेक्चुअल रिटेल में। तो जैसे हमने बताया कि एरा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एरा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एरा ऑफ रिटेल, अब है एरा ऑफ इंटेलेक्चुअल रिटेल। अब ये इंटेलेक्चुअल रिटेल क्या है? इंटेलेक्चुअल रिटेल बड़ी सिंपल सी बात मैं कहूँ, कंज्यूमर्स हैं, उनकी नीड है, बस उनकी नीड जो है उनको प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करना कि कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से सॉल्यूशन उनकी नीड को पूरा कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। आपने अगर अगर उनके तक प्रोडक्ट पहुंचने का, या उनको कौन से प्रोडक्ट की नीड है, ये एक बना दिया, तो फिर आप इस बिजनेस को बहुत बढ़िया से बिल्ड कर सकते हैं। अभी जैसे अगर मैं बातचीत करूं कि केपीएमजी की रिपोर्ट, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, एमवे कॉर्पोरेशन। तो एमवे कॉर्पोरेशन प्लस हमारा एजुकेशन सिस्टम,
और हमारा अपलाइन कोच और मेंटर, ये हमारे पास में सपोर्ट सिस्टम है जो हमें एम्पावर करते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में अगर हम बातचीत करें एक क्रॉस इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ऑनलाइन सपोर्ट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे पास नॉलेज एंड ट्रेनिंग है, हमारे पास सपोर्टिव अपलाइन है, हमारे पास कोच है, हमारे पास मेंटोर है, ताकि इस बिजनेस को हम किस तरह से खड़ा करें वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है, सारा सपोर्ट सिस्टम आपको, सारी बैकिंग आपके पास में मौजूद है। हमें इसमें करना क्या है, हमें बस एक ही काम करना है, हमें कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर लाना है, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है और उसको सही प्रोडक्ट्स पहुंचाना है। जैसे आज के डेट में आप देखिए कि पहले, अभी थोड़े टाइम पहले आप देखेंगे कि कस्टमर्स अवेयरनेस के लिए कंपनी एडवर्टीजमेंट करती थी और जितने भी स्टार्स थे, चाहे वो क्रिकेट के दुनिया में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया के किसी भी प्लेयर हो या वो बॉलीवुड स्टार्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते थे हमारे टीवी स्क्रीन पर आके या होर्डिंग्स या किसी भी माध्यम से वो सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते थे। वो एक इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे एक हम लोगों के बीच में। लेकिन आजकल एक नया वर्ड आप लोग सुन रहे होंगे, सोशल इन्फ्लुएंसर। वो लोग जिन लोगों ने अपने ऊपर थोड़ा काम किया, अपने फिटनेस के ऊपर काम किया और थोड़े उनकी फैन फॉलोइंग हो गई है, उसके बाद में अब बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें पैसा देती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दो, और उनके पास फैन फॉलोइंग अच्छी हो गई है, उन्होंने अपने फिटनेस के ऊपर काम किया या अपने ब्यूटी के ऊपर या अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, कोई एक सेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब वो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपने कंज्यूमर के बीच में अपने फैन फॉलोइंग को बहुत सारे प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है। और एक रिसर्च ये कहता है कि बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। तो एक नया मार्केट है, एक नया, हम कहते हैं एक नया काम, एक नया जॉब, एक नया ट्रेंड हम लोगों के सामने ये उभरता हुआ आ रहा। कैसे आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अब वहां पे सोशल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आपके पास ढेर सारी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी जब बना लेते हैं, उसके बाद में आपको कोई कंपनी पैसा देती है या कोई कंपनी आपको थोड़े दिनों के लिए रखती है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर जब उनके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो उनसे पैसा, उन कंपनी आपको पैसा देगी। लेकिन यहां पर आप कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, किस तरह से धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वहां पर आपको हो सकता है आप इतना ज्यादा आप हेल्थ पर, इतना फिटनेस पर काम नहीं कर पाए कि जिससे आप हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। हो सकता है अपनी ब्यूटी पर आप इतना काम ना कर पाए कि आप हजारों लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी ब्यूटी से, या हो सकता है आपकी अपनी पर्सनालिटी इतनी अच्छी ना हो पाए कि अपनी पर्सनालिटी से हजारों लाखों लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कि अगर आप एक किसान भी है ना और अपनी खेती को बढ़िया से कर रहे हैं, तो भी आप हजारों लाखों लोगों को हजारों लाखों किसानों और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं और अपनी पर्सनालिटी पर या अपनी ब्यूटी पर या अपने हेल्थ पर थोड़ा सा काम किया और थोड़ा सा रिजल्ट आपने दिखाया, तो आपके आसपास के लोग उनसे प्रभावित होंगे और किस तरह से आप एक बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में आप उभर के सामने आ सकते हैं। तो आपका मेन जो जो कस्टमर बेस है, आपकी जो सोशल सर्किल है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स या आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स या डिस्टेंस रिलेटिव्स जो भी हैं, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे आपकी एक सोशल सर्किल है। इन सोशल सर्किल के साथ में अगर आपने एक काम, पहली चीज कैसे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज हमने अपने उन प्रोडक्ट्स को यूज किया, हमने अपने हेल्थ के ऊपर काम किया, या हमने अपने ब्यूटी के ऊपर काम किया, या हमने अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम किया, प्रोडक्ट्स को अपने यूज किया और हमारे ऊपर उन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट देख रहे हैं। चाहे हम बेबी लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हमने नजदीक से देखा, या हम हेल्थ के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स को हमने नजदीक से देखा और फील किया। तो पहली चीज है, सोशल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पहली फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप अपने खुद प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और अपनी फैमिली और अपने ऊपर उन रिजल्ट्स को देखते हैं। जब आपके ऊपर वो रिजल्ट्स विजुअली दिखाई देते हैं, आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को
कुछ और फैमिली को, कुछ और अपने जानने वालों को उन रिजल्ट की विजिबिलिटी दिखाया। और जब मान लीजिए किसी एक फैमिली को आपने दिखाया रिजल्ट की विजिबिलिटी, और उस फैमिली ने उस रिजल्ट की विजिबिलिटी देखा, चाहे आप डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही दिखा रहे हैं, लेकिन आपने उन प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी दिखाई। आप लोगों को, ये हमारे पास में एक तो प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट है जिसका हम फायदा उठाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हम एसेट बेस्ड इनकम लोगों को देते हैं, हम सप्लीमेंट्री इनकम देते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट प्लान है हमारा, और दूसरा प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट है। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट है। हमने पहले किसी भी फैमिली को एक प्रोडक्ट दिया, से कोई भी एक प्रोडक्ट दिया, हमने उसको हो सकता है कि एक न्यूट्रलाइट डेली रिकमेंड किया, या उनको एक एसेट रिकमेंड किया। दूसरा काम हमारा ये है कि उस प्रोडक्ट का, जैसे अभी मनोज जी बात कर रहे थे कि हमें प्रोडक्ट्स को, हमें लोगों तक लगातार बातचीत करना, यूज किया कि नहीं किया, उनको फायदा मिला कि नहीं मिला। अब एक प्रोडक्ट एक फैमिली में गया, उनको अगर प्रोडक्ट का फायदा मिला, वो प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड है, आपके रिकमेंडेशन से 100% सेटिस्फाइड है, तो अब जब आप दूसरा प्रोडक्ट उन्हें कभी रिकमेंड करेंगे तो आराम से वो लेंगे। और जब आप तीसरा भी रिकमेंड करेंगे तो दूसरे से जब सेटिस्फाइड है तो तीसरा भी लेंगे, जब तीसरे से सेटिस्फाइड है, दो प्रोडक्ट और देंगे, वो भी लेंगे। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि कुछ और फैमिलीज, और 2 4 5 10 फैमिलीज 8-10 प्रोडक्ट्स आपके यूज करने लगेंगे। और फिर अगर इस प्रक्रिया को और सही तरीके से हमने उनके साथ में बॉन्ड, रिलेशनशिप, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उनको अच्छी सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया, कनेक्टिविटी अच्छी बना के रखी, तो आने वाले दिनों में हो सकता है 25-30 फैमिली जैसे हो जाए जो 20-25 प्रोडक्ट उनके घर में यूज हो रहा है। और ये स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, धीरे धीरे, कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने इसको करने में टाइम लग जाए। 25-30 फैमिली आपके पास हो गया जो महीने के 5 से 6 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो आपका टर्नओवर 1,25,000 रुपए का हो गया। और इस तरह से अगर हम देखें तो इतने ही की वजह से आपकी इनकम 16-17 हजार रुपए पर मंथ की अलग से आने लगी। तो ये तो एक छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन ये काम हम इस तरह से नहीं, इस काम को हम इस तरह से करते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, हम दोनों काम को एक साथ साथ करते हैं। बेसिकली हम लोगों को पहले प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताते हैं, हम ज्यादातर उनको बताते हैं सप्लीमेंट्री इनकम के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोगों की नीड है ये। तो ज्यादातर टाइम पर हो सकता है हम उन्हें सप्लीमेंट्री इनकम के बारे में, हम उनको एसेट बेस्ड इनकम के बारे में, हम उनको बताएं अपना एक बिजनेस, अपना स्टार्टअप खुद कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। और जब हम इसके बारे में बता रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में भी बताया, उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन किया। और इसके हमेशा दो परिणाम होते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि तुरंत आपसे इन्फ्लुएंस होकर के बिजनेस स्टार्ट कर लें और आपके बिजनेस पार्टनर बन जाए, और कुछ लोग हो सकता है थोड़े समय प्रोडक्ट ट्राई करें। तो एक इस तरीके से हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप लोगों को हेल्थ के बारे में बात करें, और लोगों से हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, पहले वो हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करें, हेल्थ प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, और बाद में उनको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया, बाद में वो बिजनेस पार्टनर बन जाए। यानी ये दोनों साइकिल एक साथ साथ चलती है, दोनों चक्र एक साथ साथ आपके चलेगा। तो आप जब अपने कस्टमर क्रिएशन का काम कर रहे हैं, उसी सेम टाइम पर आप अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएशन का भी काम कर रहे हैं। और जब आप अपने बिजनेस पार्टनर क्रिएशन का काम कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप अपने कस्टमर क्रिएशन का भी काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलें। तो हम ये कहते हैं कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में हो सकता है आपके 10-12 कोर बिजनेस पार्टनर्स बन जाए और 25-30 कस्टमर्स बन जाए। अब ये 10-12 बिजनेस पार्टनर्स अगर सभी लोगों ने आने वाले अगले 3-4-6 महीने में अगर 10-12 बिजनेस पार्टनर्स उन्होंने भी बनाए तो 100 बिजनेस पार्टनर हो गया। ये 100 बिजनेस पार्टनर ने आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर केवल 10-12 बिजनेस पार्टनर बनाए तो 1000 बिजनेस पार्टनर बन गए। अब सवाल ये है कि अगर हम दोनों का बैलेंस लेकर के चल रहे हैं कि हम बिजनेस पार्टनर्स बना रहे हैं, लेकिन उन बिजनेस पार्टनर्स को के साथ में हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल कस्टमर बेस रहे। ये कस्टमर बेस की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप इसे समझिए कि अगर हमारे बिजनेस से इस कस्टमर बेस को सिर्फ हटा दिया जाए तो ग्रास रूट लेवल का जो हमारा बिजनेस पार्टनर है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा।
और जब वो नीचे वाला आदमी प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उसके निकलने की संभावना बहुत तेज हो जाएगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि अगर केवल बिजनेस बिजनेस पार्टनर्स के बिजनेस कंजम्पशन से आपका बिजनेस आ रहा है तो एक स्कीम की तरह से होगा, वो कोई बिजनेस मॉडल नहीं होगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस मॉडल में आप देखें तो नंबर ऑफ बिजनेस पार्टनर और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में 100 टाइम्स का अंतर होना चाहिए। लेकिन हमारे बिजनेस, हम क्या है, हमारा जो बिजनेस है इस मॉडल में भी कम से, क्योंकि हमारा मल्टी लेवल मॉडल है, तो अगर ये मल्टी लेवल मॉडल भी है तो कम से कम 20-25 गुना ज्यादा कस्टमर तो होने ही चाहिए जितने बिजनेस पार्टनर्स हैं उसके साथ साथ में। क्योंकि हमारे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगाता है कोई आदमी, बाकी में कैपिटल लोग लगाते हैं, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी स्कोर ग्रास रूट लेवल पर ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगाता है। तो मैंने कई बार देखा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना साइट में काम कर रहे हैं और साथ में उन्हें एक सप्लीमेंट्री इनकम 15-20 हजार रुपए की आ रही, वो उनको अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। आप अगर इसको हटा के भी देख लीजिए तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जैसे मान लीजिए अगर एक फैमिली है जिसमें कोई एक अर्निंग मेंबर है और एक हाउसवाइफ है। कई बार मैंने देखा है कि वो एक छोटा सा जॉब ढूंढ लेती, स्कूल टीचर का जॉब ढूंढ लेती, कि उसका टाइम भी लगा रहेगा, मन भी लगा रहेगा और थोड़े पैसे भी घर में आएंगे। तो उनको 15-20 हजार रुपए की एक जॉब मिल जाती है और 6-7 घंटे जाकर के स्कूल में देते हैं और वो खुश हैं अपनी प्रोडक्टिविटी की वजह से कि मैं भी प्रोडक्टिव हूं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आपके होंगे जो हो सकता है कि 15-20 हजार 25 हजार रुपए महीने बना करके खुश हो। उनका एक छोटा सा ये हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा उनका एक ग्रुप हो, एक छोटी सी कम्युनिटी हो कि जिसमें वो प्रोडक्ट और सर्विसेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर 1000 बिजनेस पार्टनर्स हैं और 25-30 कस्टमर हैं तो 25,000 परिवारों तक, 25,000 फैमिलीज तक हम पहुंच गए। और 25,000 फैमिलीज तक अगर हम पहुंचते हैं तो आप सोच के देखिए, अगर एक फैमिली महीने के 5,000 का प्रोडक्ट कंजम्पशन करता है ना, 12.5 करोड़ का मंथली कंजम्पशन हो गया। यानी ईयरली टर्नओवर लगभग 150 करोड़ का। तो आप 150 करोड़ के एक बिजनेस अंपायर के मालिक हो गए, मे भी अगले 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जितना भी, इतने ही टाइम के अंदर। तो ये पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। और अगर इतना बड़ा टर्नओवर है तो हो सकता है 2 करोड़ 3 करोड़ आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने बिजनेस को हमेशा बैलेंस करके रखना है। बैलेंस किन चीजों का? आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और वॉल्यूम बिल्डिंग, इन दोनों का बैलेंस बना करके हमेशा रखना है। जैसा मैंने अपनी बातचीत में कहा कि इन दोनों के बैलेंस बनाना अति आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों का बैलेंस हमेशा क्रिएट करना है हमें, कि हमें साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है और उसके साथ साथ हमें कस्टमर बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनेंस के ऊपर भी फोकस करना है, हमें कस्टमर मेंटेनेंस के ऊपर भी फोकस करना है। तो इन दोनों का अगर हम बैलेंस बना के चलते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे हम जब ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले गाड़ी कैसे चलाना ये भी तो आना चाहिए। लेकिन जब हम गाड़ी को सड़क पर लेकर के आते हैं तो हमें रोड के रूल्स भी पता होने चाहिए। तो रोड के रूल्स में बहुत सारे डोंट्स होते हैं, बहुत सारे डूज होते हैं। तो उसी तरह से इस बिजनेस के बिल्डिंग में बहुत सारे डोंट्स होते हैं, बहुत सारे डूज होते हैं। कुछ डोंट्स हैं जिसको मैं जरूर पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहला है कि ये रूल्स हैं, इसको मतलब ये उसी तरह से हमें फॉलो करना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम रूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, जब रोड पे हम चल रहे होते हैं रूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। जब हम रूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं उस टाइम में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हमारा चालान हो जाता है, या एक दिन ऐसा होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए इस रूल्स को जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कोई देख रहा हो तभी हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। ये रूल्स अपने दिल में बैठा लेना है और हमेशा, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, हमेशा हमें इसे फॉलो करना है। तो पहला रूल नंबर 1 क्या है? नेवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपने किसी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में कोई नेगेटिव पास नहीं करना है। और एक इस रूल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, योर फर्स्ट डाउनलाइन इज योर स्पाउस। आपकी स्पाउस आपका पहला डाउनलाइन है। जो भी एक्टिवली बिजनेस को बिल्ड कर रहा है उसका स्पाउस,
उसका पहला डाउनलाइन है। कोई भी नेगेटिव बात अपनी अपने स्पाउस तक भी नहीं आपको पहुंचने देना है। दूसरा, डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन। कोई भी काम जब आप पहली बार कर रहे हैं तो अपने अपलाइन से कंसल्ट किए बिना हुए मत करें। कभी किसी के ईगो को हर्ट ना करें, कभी किसी के स्पाउस के साथ में कोई मैसअप ना करें, किसी के पैसे के साथ में कोई मैसअप ना करें, और कभी भी अपने अपलाइन को एम्बैरस ना होने दें। ये कुछ रूल है, हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। अब क्या क्या डूज क्या है, वो तो डोंट्स मैंने बात किया। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने अपने स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर हम खुद हैं, अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हम खुद हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स को हमें खुद यूज करना है, और प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ साथ में ये दोनों काम हमारा एक साथ चलना चाहिए कि हम लोगों को बिजनेस प्लान भी दिखाएं। जब बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी करें, और जब हम प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो जरूर उनको बिजनेस प्लान भी दिखाएं। और जब इन दोनों काम को एक साथ करते हैं तो कस्टमर बिल्डिंग भी एक उसी के साथ होगा, और बिजनेस पार्टनर के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग भी एक साथ साथ कर रहे होंगे। इन्हीं दोनों का बैलेंस बनाना है। और इनको, जैसे हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं इंक्लूडिंग मी, जरूरत है कि रेगुलर एक से दो रिकमेंडेड ऑडियो जरूर सुने। बिल्ट स्मार्ट टच से आप रिकमेंडेड अपने आपकी अपलाइन जो रिकमेंड करती है उन ऑडियोज को प्राथमिकता दें, उन्हीं ऑडियोज को सुने। रिकमेंडेड बुक्स, आपकी अपलाइन जो बुक्स रिकमेंड करती है उन बुक्स को पढ़ें। और जितनी भी मीटिंग्स हैं, रिकमेंडेड मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, फोरम्स हैं, उसे जरूर अटेंड करें। ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। ये उसी तरह से है कि इसको जब आप छोड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन अगर आपने पेट्रोल नहीं बढ़ाया तो कहीं भी रास्ते में गाड़ी खड़ी हो सकती है, और ये वाली गाड़ी जब खड़ी हो जाती है तो फिर चलती नहीं है। तो इसलिए ये चीज की जब जरूरत नहीं है तब आप करते रहिए। तो रेगुलर बेसिस पे ऑडियो सुनना, किताबें पढ़ना, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करना, कुछ ऐसे हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि अपने आदत और अपने बिहेवियर में कुछ सुधार लाना है। क्या है? अकाउंटेबल रहना है। किस चीजों के लिए अकाउंटेबल रहना है? हमें अपने शब्दों के लिए अकाउंटेबल रहना। किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करनी है। हमें हमें अपने शब्दों के लिए, अपने टाइम के लिए अकाउंटेबल रहना, हमें पैसे के लिए अकाउंटेबल रहना है। हमें हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहना है। हमेशा अगर हम लर्निंग मोड में हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी लर्निंग मोड में होगा। हम अगर सीख रहे हैं, जो चीज सीख रहे हैं उसे करके लोगों को सिखा रहे हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हमें कॉपी करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने अपलाइन के साथ में रेगुलर काउंसलिंग करें, रेगुलर कम्युनिकेशन में रहें। और आपका अपलाइन आपके साथ कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप अपने अपलाइन के साथ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही कुछ बातें हैं जो इस बिजनेस को, अगर आप ये काम करते हैं तो आप एक बिग बिजनेस का निर्माण करेंगे। हम लोगों ने जब इस बिजनेस को करना शुरू किया तो कई सारी चीजों को अपने ग्रुप में एक ट्रेंड की तरह से सेट किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेंड की तरह से, कि हर समय टीच किया, हर समय एजुकेट किया कि दोनों चीजों का हमेशा बैलेंस बनाते हुए चलो। तो हम लोग कुछ पीबी क्लब्स भी चलाते हैं, और जो बहुत सालों से रेगुलर चला आ रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ में उसके रेगुलर धीरे, तो अपनी वो एक बढ़िया 25, 30, 40 कस्टमर्स का एक बेस खड़ा कर सकता है। और ये खड़ा कर कर करके वो एक टारगेट बना के चलें कि हमारा जो पर्सनल वॉल्यूम होगा वो 600 पीवी से ऊपर होगा। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पर्सनल वॉल्यूम 600 पीवी से ज्यादा होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी 600 पीवी तक पहुंचने के उसमें, कोई 200 पीवी, कोई 300 पीवी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 400 या 500 पीवी हर महीने रेगुलर हो रहा है, और धीरे धीरे उनके कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं और धीरे धीरे वो 600 पीवी की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया से ये चीजें काम कर रही हैं। जो आज मैं जो भी बातें बता रहा हूं, एक प्रेजेंटेशन जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप विजुअली सारी चीजों की
इंपॉर्टेंस को समझ सकें। अगर मैं डायरेक्टली आपसे कहता कि मैं 600 पीबी क्लब करता हूं तो शायद आपको न समझ में आए, इसलिए मैंने मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस है इस पीबी क्लब्स को लेकर के, मैंने वो आपके सामने बताया कि रियली ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक एबीओ के पास में एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस होना चाहिए, और अगर इसका हमने डुप्लीकेशन कर दिया तो एक स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और एवर लास्टिंग एक शानदार एमवे बिजनेस खड़ा करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि अपने 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 इस एमवे बिजनेस को, अपने इस स्टार्टअप को 100 करोड़, 150, 200 और 500 करोड़ की बिजनेस में कन्वर्ट करना। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार लगा, और थैंक यू।